नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF 2022 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 7 को पढ़ रहे हैं। यूनिट 7 कहानियों की यूनिट है, जिसमें 21 कहानियों को शामिल किया गया है, जिसमें आज की हमारी कहानी है दुलाई वाली, जिसकी लेखिका राजेंद्र बाला घोष जी हैं। ये कहानी प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी कहानियों में शामिल है। तो चलिए देख लेते हैं कहानी को। दुलाई वाली कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना गया है। दुलाई वाली कहानी वर्ष 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये कहानी स्थानीयपन, यथार्थ और पात्र के अनुरूप भाषा के कारण श्रेष्ठ मानी गई है। इसे मनोरंजन प्रदान कहानी कहा जाता है। कहानी की शुरुआत काशी से होती है और समाप्ति इलाहाबाद में जाकर होती है। अब इस कहानी के पात्रों को हम जान लेते हैं। कहानी में 4 मुख्य पात्र हैं, जिसमें कि वंशीधर हैं, जो कि कहानी के मुख्य पात्र हैं और इलाहाबाद के निवासी हैं। दूसरे पात्र हैं नवल किशोर, जो कि वंशीधर के ममेरे भाई हैं और बहुत ही हंसमुख व्यक्ति हैं। तीसरे पात्र हैं जानकी देई, जो कि वंशीधर की पत्नी हैं और एक गृहस्थ महिला हैं। कहानी में अन्य छोटे छोटे पात्र भी हैं, उनको भी आप जान लीजिए, जिसमें नवल किशोर की पत्नी, वंशीधर की सास, साला, साली और इक्के वाला आदि हैं। तो दोस्तों, ये थे कहानी के पात्र। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दुलाई वाली कहानी, जो ये राजेंद्र बाला घोष जी हैं, इनको बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। ये कहानी मैं आपकी पूरी कहानी आपके लिए लेके आई हूँ। ये कहानी का सारांश नहीं है, पूरी कहानी है, तो एक बार आप पढ़ लेंगे तो ये आपकी कंप्लीट हो जाएगा पूरा टॉपिक। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गौदौलिया की तरफ जा रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डब्बियां और सुंघनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गौदौलिया की बाईं तरफ जो गली थी, उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने से मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य, वासोपयोगी मतलब रहने लायक जगह थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में उसके हाथ की चीज़ें उसने रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है, कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता, ज़रा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीन स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, अब हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर झुंझला कर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया, बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो
किसी सूरत में भी नहीं जा सकता। तुम आज कहती हो तो हमें अभी जाना है, हमें तो अभी जाना है। बात यह है, आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं, आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं, सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला, इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ भी हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए थे तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहे करावे। क्या एक ही गाड़ी में ना जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, ज़रूर ही उसके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। क्यों, किस बात से? उनकी हंसी से। और किससे? हंसी ठट्टा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज़ मैं चौक में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी, इतने में ना जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, देखो तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली, खाने पहनने के लिए ही तो आई है। पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि बेचारी कभी रोटी तक तो खाती नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर वंशीधर कोठरी के बाहर चले गए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आईं और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले थे, बनारस में उनकी ससुराल है। स्त्री को विदा कराने के लिए वे वहाँ पर आए थे। ये जो सब बातें हो रही हैं वंशीधर और उनकी पत्नी के बीच, वे कह रहे हैं कि हमें आज ही तुम्हें विदा कराकर जाना है, ससुराल अपने घर जाना है। वे अपने मायके आई हुई थी, उनको लेने के लिए वंशीधर यहाँ पर आए थे। ससुराल में एक साले साली और सास के सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है तो दोनों एक जान दो कालिब हैं। उसी दिन वंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देई भी रोती रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ में माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। तब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे किसी नहीं। 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहें। सीता के बाप के ना रहने के बाद सब काम बिगड़ गया। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदीद घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे। एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई हुई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं है, वे हर घड़ी बिछौने से बात करते हैं। तिस पर भी आप कहने लगे, मैं धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक ही तो है। इस प्रकार इनके वंशीधर के ससुराल की बात बताई गई है कि पहले वो लोग बहुत ही पैसे वाले थे, लेकिन बाद में आते आते वो लोग थोड़े से कम अच्छी हैसियत के रह गए हैं, जिससे इतनी आओ भगत वे लोग नहीं कर पाएंगे। वंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ़ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते वंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले ही घर की स्त्रियों के बैठने के लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ले आता हूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब वंशीधर ने कहा,
चलो इक्का ही सही है, हमें क्या मतलब पहुंचने से, हमें काम है। कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ हैं, है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। वंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रखकर खुद भी बैठ गए। जानकी देई बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे जैसे जानकी देवी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जाते रहे। अचानक वंशीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो हम भूल ही गए कहकर पछता से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी जी से पूछा, क्या हुआ, क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल आए? नहीं, एक देशी धोती पहन कर आना था, सो भूलकर विलायती धोती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो 2-4 सुनाएंगे और बात भी ठीक है। नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देशी लेने से सही दाम भी लगेगा और देश का पैसा देश में ही रहेगा। जानकी ज़रा भौहें टेढ़ी करके बोली, ओहो, धोती तो धोती, पहनने से काम, क्या ये बुरी है? इतने में स्टेशन के कुलियों ने आकर उन्हें घेर लिया। वंशीधर एक कुली करके चल दिए। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो ड्योढ़े दर्जे का टिकट मिलता है। वंशीधर फिर कर बोले, अगर मैं ड्योढ़े दर्जे का ही टिकट लूँ तो? इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। ये कहते हुए वंशीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर वंशीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुंच गए। वहां पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल किशोर से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आकर खड़ी हो गई। वंशीधर एक बार चलती गाड़ी में ही शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं चला। वंशीधर फिर सब गाड़ियों को तहरा गए। भीतर घुस घुस कर एक एक डब्बे को देखा, किंतु नवल किशोर नहीं मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे, मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी थी और आप खुद आया नहीं, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूँगा उसे। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं है। रेल की बात ठहरी। वंशीधर छट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बैठा दिया। वह पूछने लगी कि नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया क्या? कहकर आप खुद वे बगल वाले कमरे में जाकर बैठ गए। टिकट तो ड्योढ़े का था, पर ड्योढ़े दर्जे का कमरा कलकत्ता से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। इसमें ड्योढ़े दर्जे और तीसरे दर्जे का मतलब है सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, जो रेल में होता है। जिस गाड़ी में वंशीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुंच गई। मिर्ज़ापुर में पेट राम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में तो अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही वंशीधर ने बनारस छोड़ा था। इसमें पेट राम यानी उन्हें भूख लगने लगी। हमारे पेट को इसमें बोला गया है
कि उनको भूख लगने लगी, जिस जल्दी जल्दी के कारण उन्होंने ढंग से नाश्ता नहीं किया था। इसीलिए वे झटपट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोंचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ इन्होंने उन्हें ठिकाने पर पहुंचाया, यानी उन्हें खा लिया। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ लें तब कुछ मोल लें, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वे रेल का खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वे वही बात हुई। तब वंशीधर लौटकर अपने कमरे में खुद आकर बैठ गए। उनकी स्त्री ने खाने के लिए मना कर दिया। यदि वे चाहते तो इस समय ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। वंशीधर अपने कमरे में बैठे तो एक दो मुसाफिर अधिक दिखाई पड़े। आगे वाले में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे अब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो वंशीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वे बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ में लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। वंशीधर ने सोचा इसके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उसके साथ बातचीत करके वे समय बिताएंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अचकचाकर थोड़ा सा मुंह खोलकर जंगले के बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का लेना देना तो हो ही गया था, पर अब उसकी किसी को क्या परवाह। वे अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ न थी, केवल दो चार आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। तब तक स्टेशन दिखलाई दिया। तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही। फिर अस्पष्ट स्वर में रोने लगी। उस कमरे में तीन चार प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थीं, जो उसके पास ही थी। कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नहीं आई लेन, तो देखो हो रोवल कथरी, मतलब इनके जो पति हैं वो नहीं आए हैं, जिसके कारण ये रो रही हैं। दूसरी स्त्री बोली, अरे दूसर गाड़ी में बैठा हुई है, यानी वह दूसरी गाड़ी में बैठा होगा। पहली बोली, दूर बोराही ई जनानी गाड़ी थेड़े है। दूसरी बोली, तो भलो तो कहूँ, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गाँव उतरो बेटा, मिर्जापुर चढ़ी हो ना। इसके जवाब में उसने जो कहा वह सुन ना सकी। उन्होंने उस स्त्री से पूछा कि तुम रो क्यों रही हो, कहाँ से चढ़ी हो, कहाँ उतरोगी, इस तरह की बातें उन्होंने पूछी। तब वह पहली बोली, हट हम पूछला ना, हम कहाँ ना उतरबो, आए इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन गाँव हुई गोइया। पहली, अरे नाही जनलू पैया जी, जहाँ मनई मकर नहाए जाला। इसका मतलब ये अपनी स्थानीय भाषा में बात कर रही हैं कि इलाहाबाद कौन सी जगह है वो पूछ रही है। तो दूसरी ने बोला कि प्रयागराज है, जहाँ पर हम गंगा जी नहाने गए थे। मकर मतलब मकर संक्रांति पे नहाने गए थे। दूसरी, भला प्रयाग जी काहे ना जायनित, ले कहिए नाही, तोहरे पंच के धर्म से 4 दाई नहाए चुकी हैं। ऐसे हो सोमवारी उरऊ गहन दका दका लाग रहा, तनऊ तोहरे काशी जी नहाए गई रे। पहली, आवे जाए के तो सब औते जाता बटले। ये वे आपस में बातें कर रही हैं। इसके बाद है दूसरी स्त्री, ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली औरों मोरे संगे रही। दिकोने टिसनिया पर उतर मलिकवा उतरे से कि जुइतरिया गुड़िया खुली। अब भैया उगरा फाड़ फाड़ नरियाए, ए साहब गड़िया खड़ी कर, ए साहब गड़िया तन खड़ी कर, भला गड़िया दाहिना ते काहे न खड़ी होए। पहली, ओ मेहरारू बे बड़ी ऊ जबक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेलियो कहू खड़ी होइल।
इसकी इस बात पर कुल सारे कमरे वाले हंसने लगे। अब जितने पुरुष स्त्रियां वहां थे, एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगे। बातचीत में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट किया जा रहा था। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले बाय के नाही, मतलब तुम्हारे पास टिकट है या नहीं? ए सुनीबा सुनी, कलकत्ते लाई ते ताइले मसूलिया लेई। अरे इहो तो नाही कि दूर से आवत रह लेना, फरागत ते बदे उतर लेन। चौथी, हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो ना कियो कोइया। तीसरी, हम देखे रहले, मजेक टोपी दिहले रहले, मतलब हमने देखा है। तीसरी बोली, मैंने उसे देखा है। इस तरह उसकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते वंशीधर ऊब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। ज़रूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयागराज उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं है। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इनके ठहरने के स्थान पर भी इन्हें पहुंचा आऊँगा। वंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाक धारा दूसरी ओर बहने लगी। हाँ, यह बात तो आपने भली कही। नहीं भैया, हम पंचे काहे के उसे कुछ कहीं। अरे एक एक करके करत बाय तो दुनिया चलत कैसे बाय, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुआ और कोई कोई नाराज़ भी हुए। क्यों, सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे, सभी ने इस विषय में कुछ ना कुछ कह डाला। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री, जो फरासीसी छींट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, वह कुछ भी नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर वंशीधर की ओर ताक देती थी और सामना हो जाने पर मुंह फेर लेती थी। वंशीधर सोचने लगे, ये क्या बात है, देखने में तो ये भले घर की मालूम होती है, पर इसका आचरण अच्छा नहीं है। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। वंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई ना आया होगा तो क्या करूँगा मैं। जो गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ ही उन अशिक्षित स्त्रियों ने फिर से मुंह खोला और कुछ कुछ बोला। इनकी बात पर वंशीधर क्रोध से लाल लाल हो गए। उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो वंशीधर से बदला लिए बिना ना रहता। वंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर वे स्वयं जानकी को उतारने लगे। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर वंशीधर ने ना माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ही ठिकाने पर बिठाकर वे स्टेशन मास्टर के पास चले गए। वंशीधर के जाते ही एक बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ा था, किसी बहाने से वहां से भाग गई। अब तो वंशीधर बड़े असमंजस में पड़ गए। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बिना टिकट की है। लौट कर आए तो किसी को न पाया। अरे ये सब कहाँ गईं? यह कहकर चारों तरफ वे देखने लगे। कहीं पता नहीं। इस पर वंशीधर घबरा गए। आज कैसी बुरी सईद में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत फंसते चले जा रहे हैं। इतने में अपने सामने एक दुलाई वाली को आते हुए उन्होंने देखा।
तू ही उन स्त्रियों को कहीं ना ले गई है। इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे ये क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता है तुम्हारी ही बहू थी वह। अच्छा, तो वह भी कहाँ गई? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो, नवल किशोर ने ऐसा बोला। नहीं, मैं तो सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ, ये तो कहें तुम मिर्ज़ापुर से कहाँ आ निकले? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुग़ल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुग़ल सराय से मेरे लिए चक्कर लगा रहे थे तो मैं ड्योढ़े दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे हुए तुम्हारा सारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे तब भी मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने देखा ही नहीं। मैं तुम्हारी गाड़ी में भी जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट हो जाऊंगा। फिर थोड़ा और देख लें करते करते यहाँ तक की नौबत आ पहुँची। अच्छा, अब चलो, जो हुआ मुझे माफ़ करो। यह सुन वंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्र यानी वंशीधर और नवल किशोर बड़े प्रेम से बातचीत करने लगे। वंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ भी बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल में आ रही थी, बहुत ही तंग हो गई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी वह। नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में थे ना। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इतला कर देता तो बखेड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या मैं मर थोड़े ही गया था, 4 हाथ की दुलाई के बिसात ही कितनी है। इस तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आ गए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं, कोई दया किसी को भी ना आए। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली, ये लेखिका कह रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इस कहानी का अंत होता है। कहानी के सारांश में बस यही है कि वंशीधर अपनी पत्नी को अपने ससुराल लिवाने लेके गए और नवल किशोर के साथ आना था, जो कि उनसे हंसी ठिठोली कर रहे थे, और वे एक दुलाई ओढ़कर, यानी एक तरह की दुलाई मतलब विग को पहनकर गाड़ी में उनके सामने बैठे रहे और उन्हें पता नहीं चला, और अंत में दोनों आपस में मिल जाते हैं। ये इतनी सी ही कहानी है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।